नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 50 साल पुराने असम मेघालय सीमा विवाद सुलझाने को लेकर बड़ी कामयाबी। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में दोनों राज्यों के बीच 6 विवादित सीमाओं को लेकर हुआ करार। अमित शाह ने बताया पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन। मध्य प्रदेश में 5,21,000 परिवारों को प्रधानमंत्री ने कराया गृह प्रवेश। हर गरीब को घर मुहैया कराने का जताया संकल्प। विपक्षी दलों पर किया तंज, कहा पिछली सरकारों ने गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजटीय प्रक्रिया पूरी। राज्यसभा ने चर्चा के बाद वित्त विधेयकों को लौटाया वापस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा। लोगों के बीच संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विदेश मंत्री का जोर। कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में एस जयशंकर का संबोधन। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में कल शामिल होंगे प्रधानमंत्री। राजधानी कीव के आसपास सैन्य अभियान में कटौती करने पर सहमत मॉस्को। रूस यूक्रेन के बीच तुर्की में हुई वार्ता के बाद बनी सहमति। संघर्ष से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में गहराया शरणार्थी संकट। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक सतीश महाना निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज 40 से अधिक नवनिर्वाचित विधायकों ने राज्य की 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। गोवा में बीजेपी विधायक रमेश तावड़कर को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गणेश गांवकर ने अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले समूह ने रमेश तावड़कर को चुनाव में उतारा था, जिन्होंने 24 वोट हासिल कर चुनाव जीता। विपक्ष के उम्मीदवार एलेक्सो को 15 वोट मिले। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में बारूदी सुरंग विस्फोट से सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए हैं। आईटीबीपी और डीआरजी के संयुक्त दल को गश्त के लिए रवाना किया गया था। दल जब सुबह करीब 9:15 बजे क्षेत्र में था, तब नक्सलियों ने बारूदी सुरंगों में लगातार विस्फोट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को शीघ्र ही राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी एनजेडीजी से जोड़ा जाएगा। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने ये जानकारी दी। वर्तमान में इस पोर्टल पर केवल उच्च न्यायालय तक के आंकड़े ही दर्शाए गए हैं। एनजेडीजी लंबित मामलों और तालुका से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अदालतों द्वारा मामलों के निपटारे की दर से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करता है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन आज कुछ हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से ठप होने से सामान्य जनजीवन पर मिला-जुला असर देखने को मिला। श्रीनगर हवाई अड्डे पर सोमवार का दिन उसके इतिहास में सबसे व्यस्त दिन रहा, जब 15,000 से ज्यादा यात्री सप्ताह के पहले दिन 90 उड़ानों के जरिए कश्मीर पहुंचे और यहां से रवाना हुए। विमानतल की वर्तमान क्षमता प्रतिदिन 7,000 यात्रियों की है, लेकिन एक नई टर्मिनल इमारत के निर्माण का काम शुरू होने वाला है, जिससे इस क्षमता में वृद्धि होगी। मेघालय में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करते 70 से अधिक गांवों में पाए जाने वाले लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ग्रामीणों ने करीब 10 से 15 वर्षों की अवधि में जलाशयों के दोनों किनारों पर फिकस इलास्टिका पेड़ की जड़ों से लिविंग रूट ब्रिज को विकसित किया। पेड़ की जड़ों से इन पुलों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में राज्य के 72 गांवों में फैले लगभग 100 ज्ञात लिविंग रूट ब्रिज हैं। भारत और श्रीलंका ने जाफना में 3 बिजली संयंत्र परियोजनाएं शुरू करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए श्रीलंका ने पिछले साल चीन की कंपनी के साथ करार किया था, लेकिन भारत द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद इस पर पुनः विचार कर इसे रद्द कर दिया गया। इसके साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की अगले सप्ताह होने वाली भारत यात्रा स्थगित कर दी गई है और इसके लिए जल्द ही नई तिथि तय की जाएगी।
बेनेट कोविड से संक्रमित हो गए हैं और फिलहाल होम आइसोलेशन में रहकर काम कर रहे हैं। वो 3 से 5 अप्रैल के बीच भारत की यात्रा करने वाले थे। राजस्थान के अलवर जिले में फैले सरिस्का बाघ अभयारण्य के जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया है, जिस पर काबू पाने के लिए सेना के 2 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। इस बीच प्रशासन ने वन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों को गांव खाली करने को कहा है। अब खबरें विस्तार से। असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद के समाधान की शुरुआत आज हो गई। दोनों राज्यों ने 6 स्थानों पर सीमा विवाद सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों के समाधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अमित शाह ने इसे पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन करार किया। उन्होंने कहा कि सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो करीब 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही बाकी की 6 जगहों पर जारी विवाद को सुलझा लिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से पूर्वोत्तर की शांति प्रक्रिया, विकास, समृद्धि और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक वृहद प्रयास किए गए हैं। आज का दिन एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की शांति प्रक्रिया, नॉर्थ ईस्ट के विकास, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक विध प्रयास किए। वहीं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विवादित बाकी 6 जगहों की समस्या का जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस MOU के बाद वो जल्द ही दूसरे चरण का काम शुरू करेंगे और अगले 6-7 महीने में बाकी की 6 विवादित जगहों का हल निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो भी सेटल होना चाहिए। मेरा और अरुणाचल का मुख्यमंत्री जी का बैठक हो चुका है। हमने एक रोड में बना लिया हूँ कि हमारा 122 डिस्प्यूटेड इलाका है और इसको सेटल करने के लिए भी हम लोग ने रोड में बना चुका हूँ और अभी उस दिशा में भी काम हम लोग ने शुरू कर दिया हूँ। Sir, because of your leadership and because of the direction that you gave, that we are able to come here today and conclude the first phase of the 6 locations. We will do our best, sir, to see and to ensure that we are able to complete the other locations also at the earliest. Sir, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग इसे आगे ले जाकर जो बाकी जगहें हैं जहाँ पे डिफरेंसेस हैं उन्हें भी हम जितनी जल्दी हो सके सर उन्हें पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कुछ राजनीतिक दलों ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबों को सशक्त बनाने के लिए कभी कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने 5,21,000 आवासों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत गांव में बने 5,21,000 आवास केवल घर ही नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि देश के गरीब सशक्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने का अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीणों और गरीबों में विश्वास पैदा करने की प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में PM आवास योजना के तहत बनाए गए घरों में से करीब 2 करोड़ महिलाओं को मालिकाना हक मिला है। गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ये मेरा विश्वास है कि एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में 3 मूर्ति भवन परिसर में बन रहे पूर्व प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी सांसदों को इसे जरूर देखना चाहिए। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री इस संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले हैं। इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदानों का विस्तार से उल्लेख किया गया है और विभिन्न माध्यमों से उन्हें दर्शाया भी गया है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। टीकाकरण हो, वैक्सीन का कार्यक्रम हो, ऐसे पोषण का कार्यक्रम हो, ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो इन दिनों में हम एक दिन संसद अपने संसदीय क्षेत्र में करेगा सांसद, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामाजिक न्याय के विषय को नीचे धरातल पर उतारेगा। ऐसा ही आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त और विनियोग विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब दिया। राज्यसभा में विनियोग और वित्त विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार आम लोगों पर कर का भार कम करने की नीति पर काम करती है और इसका प्रमाण है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने और व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों के दौरान कोई नया कराधान नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने सदन में साफ तौर पर कहा कि आज भारत की स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर स्थिति में हैं। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। The outlay for health and well-being was 2,23,846 crores for the year 21-22, which is now coming to an end. Specifically, issues related to health emergency response system, health emergency infrastructure, the allocations have been steady from 2020 and substantial in order that health infrastructure get strengthened. वहीं लोकसभा में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा जारी है। चर्चा में कई दलों के सांसदों ने अपने अपने विचार और सुझाव रखे। विधेयक के जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949, लागत और संकर्म लेखपाल अधिनियम 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में संबंधित संस्थाओं में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने और मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किया। यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल अभियान भूमिगत जल स्रोतों के विकास और जल ग्रहण क्षेत्र के विस्तार पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलाशयों के संरक्षण के लिए सभी प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल संकट का असर हुआ है। उन्होंने अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण को जन अभियान बनाया जाना चाहिए। आज जल संकट एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। जल संकट से जुड़ी स्थितियां धीरे धीरे भयावह होती जा रही हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने तो यहां तक कहा है कि हो सकता है कि भविष्य में यदि विश्व युद्ध हुआ तो भौगोलिक आधार पर नहीं होगा बल्कि जल के स्तर पर होगा। ऐसी स्थितियों से मानवता को बचाने के लिए हम सभी को आज से ही सचेत रहना पड़ेगा। इस मौके पर राष्ट्रपति ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। 11 श्रेणियों में राज्यों, संगठनों और व्यक्तियों को 57 पुरस्कार दिए गए। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार दिया गया। प्रशासन का लाभ जरूरतमंद वर्गों के दरवाजे तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना लोक सेवक अधिकारियों का दायित्व है। दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 68वें संस्थापक दिवस पर आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिविल अधिकारी वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करें, जरूरतमंदों और विपन्न लोगों से संपर्क में रहें।
उन्होंने कहा कि किसी कल्याणकारी विकास कार्यक्रम की सार्थकता का सिर्फ एकमात्र यही पैमाना हो सकता है कि लक्षित लाभार्थियों को लाभ मिले और कार्यक्रम को दक्षतापूर्वक लागू किया जाए। Officers working in the Indian Administrative Service, they have a great role to play. The political leadership of the country, they will, and the parliament, they formulate policies, programs, welfare measures, but reaching out to the people, and delivering the developmental agenda and welfare agenda rests with the administrative officers. फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक के बाद समाचार और राज्यवार, साथ ही जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध का हर अपडेट और बिम्स्टेक से जुड़ी खबर पर भी रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि वो प्रधानमंत्री को कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करने आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विश्व बैंक के प्रमुख कृषि विशेषज्ञ एंड्रयू गुडलैंड से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक के साझा कार्यक्रम कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना के संदर्भ में विस्तृत सकारात्मक चर्चा की। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। वहीं सरकार की ओर से अगले 4 महीनों के लिए 21,000 करोड़ से अधिक का लेखानुदान प्रस्तुत किया गया। दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए के रोजगार बजट को बहस के बाद विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। बजट सत्र 23 मार्च को शुरू हुआ था। असम विधानसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,19,551 करोड़ रुपए का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 16 मार्च को 600 करोड़ 36 लाख रुपए के घाटे वाला बजट पेश किया था। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे से राजस्थान में पार्टी से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा की और उनकी राय जानी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ी पर्वतों पर वैष्णो देवी माता के दर्शन किए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर उनसे बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने पत्र में विपक्ष से एकजुट और सैद्धांतिक विपक्ष बनाने का संकल्प लेने के लिए बैठक करने की अपील की। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर संजय लाठर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होंगे। विधान परिषद के प्रमुख सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी की है।
जाट समुदाय से आने वाले लाठर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। लाठर 28 मार्च से विधान परिषद में नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी निभाएंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी वायु स्क्वाड्रन INAS 316 को गोवा के डाबोलिम में INS हंसा में कमीशन किया गया। नौसेना प्रमुख ने कहा कि गतिशील और जटिल सुरक्षा स्थिति में इस स्क्वाड्रन की परिचालन क्षमता हमारे राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने की हमारी क्षमता को बढ़ाएगी। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हुए लोगों ने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वर्ष 2022 के लिए 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में उपचुनाव से पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। यहां आसनसोल लोकसभा सीट के लिए मतदान 12 अप्रैल को होगा, जबकि नतीजे 16 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के 4 भारतीय मछुआरों को समुद्री सीमा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया। मत्स्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक श्रीलंकाई नौसेना ने एक नाव को भी जब्त कर लिया है। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक के सदस्य देशों को आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला सामूहिक रूप से करना चाहिए। कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बातें कही। उन्होंने विशेष रूप से संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को तेज करने और इसे विस्तार देने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि बंदरगाह केंद्रों, नौका सेवाओं, तटीय जहाजरानी, ग्रिड कनेक्टिविटी और मोटर वाहनों की आवाजाही पर सहयोग महत्वपूर्ण है। भारत और श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान बिम्स्टेक के सदस्य हैं। बिम्स्टेक समूह के अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक से इतर अपने नेपाली और भूटानी समकक्षों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को बिम्स्टेक समूह के डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आभूषण निर्यात का लक्ष्य $100 बिलियन करने की अपील की है। दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि इस क्षेत्र ने भारत के $400 बिलियन के निर्यात में करीब 10% का योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि 1 मई से भारत UAE में CEPA लागू होने जा रहा है, जो जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक बड़ा संकेत है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दुबई में अल वासल प्लाजा में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले पीयूष गोयल ने दुबई के गोल्ड सूक में इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन कार्यालय का उद्घाटन भी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास और बढ़ती तानाशाही से निपटने के लिए भारत को दी जाने वाली सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। भारत के विकास के लिए सहायता को 2021 में $2 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023 में $6 करोड़ 60 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये प्रस्ताव वित्त वर्ष 2023 में विकास के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली सहायता का हिस्सा है, जिसे व्हाइट हाउस ने सोमवार को अमेरिकी संसद को भेजा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 2018 में पद संभालने के बाद से अपनी सबसे कठिन राजनीतिक दौर का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान 3 अप्रैल को होगा। गृह मंत्री शेख राशिद ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, उसके बाद 3 अप्रैल को मतदान होगा। इमरान खान गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और अगर कुछ सहयोगी दल गठबंधन से हटने का फैसला करते हैं तो उनकी सरकार गिर सकती है। पाकिस्तान की 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में PTI के 155 सदस्य हैं और उसे सत्ता में बने रहने के लिए कम से कम 172 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। विपक्ष ने 8 मार्च को नेशनल असेंबली को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव खत्म करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता का एक और दौर आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में संपन्न हुआ।
रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा कि युद्ध समाप्त किए जाने के मकसद से जारी वार्ता में विश्वास बढ़ाने के लिए मॉस्को ने कीव और चेर्नोहीव के पास अभियान में मौलिक रूप से कटौती करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रूसी बल कीव और चेर्निहीव की दिशा में सैन्य गतिविधियों में कटौती करेंगे। रूस और यूक्रेन के वार्ताकारों के बीच हो रही आमने सामने की बातचीत के दौरान फोमिन का ये बयान सामने आया है। रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर शुरू किए गए हमले के बाद पहली बार है जब रूस ने कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। रूस और यूक्रेन संघर्ष से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बड़ा शरणार्थी संकट गहरा गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि पोलैंड, रोमानिया, मालदोवा, हंगरी, स्लोवाकिया और रूस जैसे देशों में जाने वाले लोगों की संख्या में हाल के समय में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या 38,70,000 हो गई है। जब तक राजनीतिक समाधान नहीं निकलता तब तक शरणार्थियों की संख्या घटने की उम्मीद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पलायन संगठन के अनुमान के मुताबिक संघर्ष के कारण 65 लाख से अधिक लोगों ने यूक्रेन में अपना घर छोड़ा है, लेकिन देश में ही अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। संगठन ने बताया है कि 1 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे स्थानों पर फंसे हुए हैं जहां भीषण लड़ाई चल रही है या वे निकलना नहीं चाहते। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दुबई के अल वासल प्लाजा में राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति के गाए गीत के साथ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। आप देखते रहिए संसद टीवी।